जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप एसटीटी री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 50 नंबर जनरल पेपर की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो बना चुके हैं। आज ये हमारा चौथा वीडियो है, मतलब कि डेज 4। अगर आप सबसे पहले वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डेज 1, डेज 2, डेज 3 के वीडियोज़ को देख लीजिए। उसके बाद ये डेज 4 है और आज वाला वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका सकारात्मक कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है, हमारी ऊर्जा है। तो देखिए कि जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये चीज़ें दिख रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। आज हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होता है, अभी जो आधुनिक युग में जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होता है ये त्रिध्रुवीय होता है। आप सभी को हमने बताया भी है, पिछला अगर वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और ये त्रिध्रुवीय है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो शिक्षक रहता है, टीचर रहता है, और यहाँ पर बच्चा रहता है, चाइल्ड रहता है, और यहाँ पर हमारा करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम रहता है। तो इसको त्रिध्रुवीय शिक्षा पद्धति माना गया है, बाल केंद्रित शिक्षा को। इसमें हमने एक बात और भी बताया था कि इसमें बच्चों को प्रधानता दी जाती है, केंद्र में जो है वो बालक को रखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेंटर में बालक को रखा जाता है। बालक की रुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके कैपेसिटी के अनुसार जो हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं, डेट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसे ही हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको आज पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो थोड़ा सा देखिएगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है बालक प्रधान शिक्षा, मतलब ये कैसा शिक्षा होता है, बालक प्रधान, जिसको हम लोग बोलते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब इसमें प्रायोरिटी जो है वो बालक का दिया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से यह बात लिखा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का विशेष महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। मतलब प्रायोरिटी किसको देना है, प्रधानता किसको देना है, प्राथमिकता किसको देना है, तो वो बच्चों को देना है। इसमें बालक के रुचियों और क्षमताओं के ध्यान में रख करके संपूर्ण शिक्षा का आयोजन किया जाता है। मतलब बच्चा का जो भी इंटरेस्ट है, रुचि को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटी, मतलब वो उसका किस चीज़ में रुचि है, उसका क्या कैपेसिटी है, उसको ध्यान में रख करके जो हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, ये सबसे पहला महत्व है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि बालक प्रधान शिक्षा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात करें रुचि का, क्षमता का, तो जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि बच्चे को अगर मन है, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक है, आप क्लास में गए, एक टीचर हैं और आप क्लास में गए, तो क्लास में जाने के बाद में क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि बच्चों हम आज मैथ पढ़ाने वाले हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और आपने बोला कि आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं, मैथ तुम लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये बच्चे ने बोला नहीं सर आज साइंस पढ़ाइए, प्लीज़ सर आज साइंस पढ़ाइए। ठीक है, अब इसमें से आपके क्लास में 30 बच्चे कुल उपस्थित थे, उसमें से 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर मैथ नहीं पढ़ेंगे सर, प्लीज़ सर साइंस पढ़ाइए। ठीक है, तो आपको इनके रुचि के अनुसार, मतलब इनका मन है अभी कि साइंस पढ़ने का, तो आपको जो है अपने अनुसार नहीं बल्कि ये बालक के इंटरेस्ट के अनुसार आपको काम करना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा तभी उपयोग वहाँ पर हो पाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का तभी इंपॉर्टेंस वहाँ पर हो पाएगा कि बच्चे के अनुसार आपको काम करना होगा। अगर बच्चे कह रहे हैं कि सर साइंस पढ़ेंगे, 30 छात्र में से 25 छात्र ऐसे हैं जो अभी रुचि ले रहे हैं कि नहीं सर साइंस पढ़ा दे, तो आपको साइंस ही पढ़ाना होगा। अब आप जैसे वहाँ पर 30 में से 25 छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर साइंस पढ़ाइए, और अब जो है आप वहाँ पर सीधा आप बोलेंगे नहीं हम तुम लोगों को मैथ ही पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ो नहीं तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये तो तानाशाही शिक्षा व्यवस्था हो गया ना, जिसको हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि प्राचीन युग में चलता था। अभी तो आधुनिक युग में हमारा कौन सा शिक्षा व्यवस्था है, बाल प्रधान शिक्षा, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सरल और रुचिपूर्ण। ठीक है,
सिंपल बनाना है और इंटरेस्टेड बनाना है, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है इसका। सरल और रुचिपूर्ण का मतलब क्या हुआ इसमें देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी एजुकेशन जब बच्चों को देंगे तो उसको सिर्फ एकदम सिंपल लैंग्वेज में देंगे, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से देंगे। पढ़ाना नहीं होता है, रुचि के साथ में पढ़ाना होता है। और बच्चों को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि वो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहा है तब वह पढ़ना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2 घंटे की हम लोग मूवी देखते हैं, एक फिल्म को देखते हैं, तो उसका हर एक सीन हमको याद हो जाता है। और अगर हम लोग 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो उसका हमको 50% 40% भी याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? कभी 40% तो कभी 100%। आप एक मूवी देखते हैं तो उसमें 100% बता देते हैं कि कौन से सीन पर क्या हुआ था, लेकिन पढ़ाई जब करते हैं तो उसका 40% भी नहीं बता पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ताकि आपने जो मूवी देखा था ना, वो रुचि के साथ में देखा था, वो इंटरेस्ट के साथ में देखा था। व्यवस्था अर्थात कहने का मतलब 40% हमको पढ़ाई पढ़ने पर याद नहीं हो पाता है, लेकिन 100% एक मूवी में याद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो मूवी रुचिपूर्ण है, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है, तभी तो हमको याद हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग पढ़ाई को भी सरल एवं रुचिपूर्ण मतलब इंटरेस्टेड तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं और उसको याद भी रहेगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण है, महत्व है इसका। बाल केंद्रित शिक्षा का दूसरा महत्व है कि बाल केंद्रित शिक्षा बालक को सरल ढंग से, मतलब सरल ढंग का मतलब हो गया कि सिंपल ढंग से, और नवीन ज्ञान का मतलब होता है नया ज्ञान, मतलब न्यू नॉलेज के साथ में बच्चों को पढ़ाइए। पहले जब बच्चे जो है टेबल सीखते थे या काउंटिंग सीखते थे तो सीधा लाइन में खड़ा करा दिया जाता था, बोला जाता है कि एक बच्चे बोलते थे और सभी लोग उसको रिपीट करते थे। तो उस समय क्या था? रटंत पद्धति था कि आपको रटना है। लेकिन अभी जो प्राइवेट स्कूल में देखिए बहुत सारे अभी सहायक सामग्री आ गया है टेबल सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए, क ख ग सीखने के लिए बहुत सारे सहायक सामग्री, जैसे देखते होंगे प्लास्टिक का आपको ABCD मिलता होगा, ठीक है, क ख ग मिलता होगा, बहुत सारे चित्र मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे सहायक सामग्री गए। तो कहीं ना कहीं ये नवीन ज्ञान को जोड़ रहा है, एक नया न्यू नॉलेज को जोड़ रहा है। और जब वो न्यू नॉलेज को जोड़ता है ना तो वो चीज़ें रुचिपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। तो उस तरीके से जब प्रदान करते हैं हम लोग शिक्षा, तो एक महत्व इसका पूरा होता है बाल केंद्रित शिक्षा के कि बच्चों को हम लोग हमेशा कैसे करना है, सरल और रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना है। पेडागोजी जो होता है ना, समझने की चीज़ है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र समझने की चीज़ है। रटने से आपको कुछ नहीं होगा, इसीलिए आपको समझना होगा। पहले तो हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको समझना होगा। व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन एजुकेशन, हमारे एजुकेशन में क्या उसका महत्व है, कैसे हमारे लिए वो कारगर है। इन सब चीज़ों को, अवधारणा को, इसके कंसेप्ट को आपको समझना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो आप हमारा क्लास जब कर लीजिएगा, पूरा क्लास समाप्त जब हो जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको पता भी चलता है। आपका फीडबैक जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हमको लगता ही नहीं है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तीसरा पॉइंट हमारे सामने है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। देखिए, आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो आपके मन में है, जो आप कहना चाहते हैं उसको कहने दीजिए। मतलब बच्चा अगर मान लीजिए कभी कभी टीचर क्या होता है ना कि टीचर से बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं। मतलब इस तरह से कि एक टीचर, कभी कभी आप अपने स्कूल में जब रहेंगे तो कोई ऐसे टीचर आपके ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगे जिनको आने से ऐसा लगता था कि स्कूल में जो है वो टीचर नहीं है बल्कि राक्षस आ गए, दानव आ गए, जिसके कारण क्या होता है बच्चे सहम जाते थे, बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। जो बच्चा वो अपना आत्म अभिव्यक्ति उसके सामने कैसे करेगा, आप सोच सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि बच्चों के बीच में आप मित्रवत संबंध रखें, न कि राक्षस और दानव का संबंध। मतलब आपका टीचर होने का मतलब ये नहीं कि बच्चे आपसे डर जाते हो, सहम जाते हो, ये तो गलत है। NCF 2005 भी इसको नहीं मानता है, मनोविज्ञान भी इस चीज़ को नहीं मानता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, है ना। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का एक और इम्पोर्टेंस इसमें बात कहा गया कि बच्चों को
आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। मतलब अगर जो चीज़ें, जो बात आप कर रहे हैं तो उसको भी अगर ऐसा लगता है कि उसको भी कुछ बोलना है, वो बच्चा चाहता है कि हम भी बोले इस टॉपिक पर कुछ, तो आप उसको बोलने दीजिए, भले गलत हो या सही हो, कैसा भी हो। त्रुटि तो सीखने की जर्नी होती है, आप सभी को पता होगा, आप सभी शिक्षक हैं और बीएड और डीएड जब आप किए होंगे तो आपको ट्रेनिंग कॉलेज में ये चीज़ पढ़ाया भी गया होगा कि त्रुटि जो है सीखने की जर्नी होती है। तो आत्म अभिव्यक्ति का बच्चों को अवसर देना, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बाल केंद्रित शिक्षा में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा को जो मन में है, उसके आत्मा में जो भी है, वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त मतलब एक दूसरे के सामने प्रकट करने का उसको अवसर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप नोटबंदी एक मुद्दा ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए कि 2-3 टीचर आपस में बात कर रहे थे कि अरे नोटबंदी बहुत ख़राब हुआ, बैंक में लाइन लगना पड़ा, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो उसमें से एक बच्चा वैसे ही आपकी बातों को सुनकर सीधा बोलता रहा कि सर, हाँ सर, नोटबंदी में बहुत दिक्कत हुआ है, ठीक है। ये बात जब बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चुप करा देते हैं, चुप हो, पढ़ो, अपना काम करो, ये बात तुम क्यों बोला, तुमको इससे क्या मतलब है, पढ़ो। या सपोज डेट आपके घर में भी ऐसा होता है, मम्मी पापा आपस में बात करते रहते हैं किसी मुद्दा पर, तो बच्चे उसको थोड़ा सा जान रहे होते हैं, तो वो भी अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन मम्मी पापा तुरंत उस समय उसको डांट देते हैं, बोलते हैं कि चुपचाप रहो, अपना काम करो, अपना पढ़ो। इस तरह की प्रवृत्ति गार्जियन लोग बच्चों के साथ में करते हैं, तो वो अपने आत्मा में जो है अभिव्यक्ति को वो प्रकट नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में ये बात कहा गया कि नहीं, आपको रोकना नहीं है, उसको आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना है। भले वो गलत बोले तो उसको समझा देना कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये चीज़ें अलग बात है, लेकिन उसको रोकिए मत, उसको अभिव्यक्ति का अवसर है और बाल केंद्रित शिक्षा में इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। जो हमारा ज्ञानेंद्रिय, जैसे आपको सभी को पता है कि मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आप सभी को पता भी होगा। देखिए, तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। इसमें क्या क्या है देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है, बिल्कुल राइट है। देखिए, अगर आपका ज्ञानेंद्रिय का ट्रेनिंग नहीं होगा तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा मस्तिष्क का विकास भी नहीं होगा, और मस्तिष्क का विकास जब तक नहीं होगा तब तक आपका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, आपका मानसिक विकास भी नहीं होगा। इस बात को भी समझना है ना। तो जब तक ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, जैसे मान लीजिए आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आप जब छोटे क्लास में रहे होंगे, मान लीजिए 2, 3, 4 में रहे होंगे, तो उस समय व्यायाम कराया जाता है, पीटी कराया जाता है, स्कूल में देखते होंगे ना। तो पीटी कराया जाता है कि नाक से सांस लेना, उसके बाद में अलग अलग तरह का एक्टिविटी होता है। वो सब क्यों कराया जाता है? हमारे ज्ञानेंद्रिय को विकसित करने के लिए, हम अपने ज्ञानेंद्रियों को कैसे ट्रेंड करें उसके लिए, और उससे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, उससे हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, और मस्तिष्क के विकास के बाद हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी उस पर होता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कराना, ट्रेनिंग कराना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में इस पर भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, इस पर भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट व्यवहारिक और सामाजिक, ठीक है। यहाँ पर व्यवहारिक और सामाजिक, अब यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम बच्चों को ज्ञान देंगे ना, जब भी हम बच्चों को नॉलेज देंगे, तो वो बिहेवियर, व्यवहारिक को बोलते हैं बिहेवियर, सामाजिक को बोलते हैं सोशल, ठीक है। अर्थात बिहेवियर से और सोशल से रिलेट करके देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता का शिक्षा कहा गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, वो बच्चों को कैसा बिहेवियर से चीज़ों को जोड़ने का काम करता है और कहीं ना कहीं सामाजिकता से भी जोड़ने का काम करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में ये भी बात कहा गया कि जब बच्चों को आप कुछ भी सिखाते हैं, लाइक आप मान लीजिए मैथ सिखाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए पर्यावरण के बारे में, पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समानता के बारे में पढ़ा रहे हैं कि हम जो है कैसे हम अपने देश में एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई कैसे हैं। तो अगर आप निश्चित रूप से पॉलिटी अगर पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि आप सामाजिकता के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप एक निश्चित परिभाषा किताबी तौर पर दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी को सामाजिकता से कोरिलेट करके अपने समाज में कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं, कैसे हम उसको बताएंगे, एक प्रकार का चर्चा करेंगे। देखो हमारा ब्लड और उसका ब्लड तो सेम ही है ना, हमारा भी ब्लड लाल होता है, उसका भी ब्लड लाल होता है, फिर हम लोगों में भेदभाव क्यों?
ऐसा हम उसको समझाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सामाजिकता को समझ पाएगा, सोशलिटी को समझ पाएगा। उसके बाद व्यवहारिकता को अगर हम बच्चों को एक बिहेवियर के माध्यम से सिखाएंगे, अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी, बिहेवियर का मतलब होता है एक्टिविटी के माध्यम से, व्यवहारिकता के माध्यम से, अगर प्लस सिखा रहे हैं, माइनस सिखा रहे हैं, गुना सिखा रहे हैं, भाग सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पर्यावरण में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पौधा के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ा रहा है कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, हमारे लिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, तो हमारे लिए पेड़ पौधा लगाना क्यों जरूरी है। तो ये सब जब आप बातें किताबी नॉलेज में आप सीधा पढ़ाएंगे कि हाँ हमारे लिए पेड़ लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा ऑक्सीजन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको आप जो है ना एक एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए कि किस प्रकार से पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो हमको मिलता है, और किस प्रकार हमारे लिए पौधे की नीड है, हमारे लिए जरूरत है, पौधे को हमको काटना नहीं है। एक प्रकार का एक्टिविटी कराएंगे, एक प्रकार का खेल प्रदर्शन कराएंगे स्कूल में, तब बच्चे समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो व्यवहारिकता और सामाजिकता की भाव से उसको समझाने का आप कोशिश कीजिए। ये भी इसका महत्व है बाल केंद्रित शिक्षा का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब ये था बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व। अब दूसरा पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वह है दूसरा, अब जो है हमारा पॉइंट है वो है हमारा, देखिएगा बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। सिद्धांत हमारा कौन कौन सा है, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ना सिर्फ सुनते चलना है, ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम समझा देंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि हमको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा। याद नहीं करना है डियर, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है, सुनने से और उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना है, बस यही करना है आपको। अगर आप सुनकर इसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेंगे ना तो शिक्षण कुछ नहीं है। शिक्षण एक प्रकार का सोच होता है, शिक्षण एक प्रकार का समझ होता है, शिक्षण एक प्रकार का समझिए कि अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो जब आप उसको समझ लोगे ना तो आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी का सबक नहीं होगा। लेकिन वहीं आप नहीं समझते, सीधा रट लेते हैं ना, तो शिक्षण में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें मनोविज्ञान में ये बात कहा गया है, टीचिंग एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार का थॉट है, उसको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। मोटिवेशन का सिद्धांत कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों के जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। कहानी एवं कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। देखिए मोटिवेशन का सिद्धांत बहुत जरूरी है, और एक व्यक्ति को काम करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। बिना मोटिवेशन का कोई काम नहीं हो सकता है। सपोज डेट, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अभी STT का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा हमको जो है पढ़ा लिखाएं, BEd कराएं, 1.5 लाख रुपया हमको BEd करने में लगा, बहुत सारा पैसा लगा हमको BEd करने में। अगर इसके बावजूद हम 25 साल का भी एज मेरा हो गया, इसके बावजूद भी हमको नौकरी नहीं लगेगा, तो फिर मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, जो कि मेरे आस पर जी रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर निर्भर है। वो सोच रहे हैं कि हमारा जो है लड़का या लड़की नौकरी करेगा, हमारा नाम जो है ऊंचा करेगा समाज में, हमको लोग कहेंगे कि हाँ इसका लड़का या इसकी लड़की जो है शिक्षिका है स्कूल में, अच्छा काम करेंगे। तो मोटिवेशन आपको सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, अपना स्वयं मोटिवेशन लाइए कि हमको करना है तो करना है, ठीक है। ये भावना जब आप में आ जाएगा ना, तो सेल्फ मोटिवेशन जैसे ही आप में आ जाता है ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इसलिए काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग मोटिवेशन कैसे लाएं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नन्हे बच्चों में हम लोग मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं कि आप ना उसको अलग अलग महापुरुषों की कहानी के बताइए, ठीक है, वैज्ञानिकों की कहानी को बताइए, ठीक है, और उसके कहानी से उसको प्रेरित कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। किसी कहानी कविता के माध्यम से उसको प्रेरित कीजिए, तो बच्चे स्वयं उसको, जैसे मान लीजिए सपोज डेट हम आपको बता रहे हैं, आप मान लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, उनके बारे में बताइए कि हाँ वो बहुत गरीब थे, उनके पास में किताब नहीं होता था पढ़ने के लिए। बच्चा सबको हम कहानी सुनाएंगे, बोलेंगे बेटा आज तुम लोगों को हम एक व्यक्ति का कहानी सुना जा रहे हैं जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम, और आप बोलिए कि देखो उनके पास ना ही किताब था, ना ही कलम था, और वो पढ़ना चाहते थे, उनके ज़िंदगी में क्या क्या जो है परेशानी आई, फिर भी वह आज के डेट में वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। किस तरह से वो उन्होंने, जिनके पास में कुछ नहीं था, कपड़ा नहीं था, उसके बाद में किताब नहीं था, फिर भी उनको पढ़ने की चाह थी, फिर भी उनको जो है सीखने की चाह थी, तो वो आज के डेट में बहुत कुछ है, और उनका हम आज भी सम्मान करते हैं, और आज की डेट में पूरे दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की कहानी हम बच्चों को कहेंगे तो बच्चा को लगेगा कि ये कहानी कह रहे हैं सर, लेकिन उससे बच्चों को धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा कि अरे एपीजे अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस तरह से उनको प्रेरणा मिलता है, इस तरह से उनको मोटिवेशन मिलता है। ये होता है हमारा मोटिवेशन का सिद्धांत, ये होता है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं तो इस पर हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं, और पैसा भी एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो लेकिन आपको क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सिर्फ आपको बताना है कमेंट में कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे काम को सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर अच्छा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाना। अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग नहीं कहिएगा कि सर अच्छा है, आप लोग जो है नकारात्मक उस पर कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो मत बनाइए, वीडियो अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो इस तरह का जब कमेंट कीजिए तो ऑब्वियसली हम दूसरे दिन से वीडियो नहीं बनाएंगे। ये क्या है, मोटिवेशन है। मतलब व्यक्ति जो है ना एक प्रकार से फीडबैक से डिमोटिवेट और मोटिवेट होने का काम होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में, नन्हे बच्चों में किस तरह से हम मोटिवेशन का काम करेंगे, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक महापुरुषों की जीवन गाथा को कहानी कविता सुना करके हम उसको प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारे सामने व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसमें कहा गया है कि बालकों को यदि उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बालक की अभिरुचि को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। यहाँ पर क छूट गया, याद रखिएगा, बालक है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा, अभी हमने बताई इस पॉइंट का हमने चर्चा पहले ही किया है कि बालक को हमेशा कैसा, उसके रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार आपको काम करना है, किसमें उसका मन लग रहा है। ठीक है, जागरूकता के साथ किसमें पढ़ाई कर रहा है, उत्सुकता के साथ किस में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपको सोचना होगा, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी होगी कि हाँ किस में बच्चा को मन लग रहा है, किस में बच्चे को रुचि आ रहा है, तो उस रुचि के अनुसार ही हम बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है, इसका चर्चा हमने पहले भी किया। चलिए नेक्स्ट हमारा सिद्धांत क्या बनता है देखिएगा। नेक्स्ट हमारा ये है लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को, इसमें कहा गया है शिक्षक को सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण से देखना, शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि भेदभावपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये होता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में क्या होता है कि सभी लोग समान हैं, हम सभी एक हैं। ठीक है, और सभी को अपना अपना जीने का अधिकार है, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा कि हाँ वो छोटा जात है, हम बड़े जात है, हम उससे नहीं बोलेंगे, वो नीचे बैठेगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब तो भेदभाव हो गया। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत में हमको ये चीज़ें बताता है कि हमको सबको एक साथ लेकर चलना है, और एक शिक्षक का तो ये परम कर्तव्य बनता है कि आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना है कि हाँ वो जनरल कैटेगरी का हो तो उसको पढ़ाएंगे, ओबीसी कैटेगरी का तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, एससी एसटी कैटेगरी का तो उससे हम बोलेंगे ही नहीं, उससे हम पानी नहीं मंगवाएंगे। जैसे सरकारी स्कूल में ये भेदभाव होता है। जैसे हम लोग जिस समय पढ़े हुए थे, आप लोग भी जिस समय पढ़े होंगे, हमने खुद इसको आंखों से देखा है। ठीक है, जो बच्चा मतलब साफ सुथरा होता था और जो समझिए कि उच्च घराने से आता था, तो सर लोग उसी से पानी मंगवाते थे, ज़्यादातर उसी को कहते थे पानी लेकर आओ। लेकिन जो निचली जाति का था, जानते थे कि यह जो है एससी एसटी वर्ग का है या गरीब तबके के है, ठीक है, तो उनसे दलित वर्ग का है, तो उनसे वो पानी नहीं मंगवाते थे। ये मैंने खुद आंखों से इस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भेदभाव की भावना हो रही है, वहाँ पर समानता का पालन आप कहाँ कर रहे हैं। तो सबको लोकतांत्रिक सिद्धांत में बेसिकली यही बात कहा गया है कि आपको हमेशा जो है क्या करना है, आपको हमेशा भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ में भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते कोई भेदभाव बच्चों के बीच में आपका नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में भी अभी भी भेदभाव है, लेकिन उसको हमको दूर करना होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक भेदभाव को हमको दूर करना होगा, नहीं तो समस्याएं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। लेकिन इसको दूर करने का सरकार प्रयास भी कर रही है, बहुत सारा प्रयास है। जैसे आपको कुछ प्रत्यक्ष प्रयास होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष में हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी जो है ना मिड डे मील बनता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में मिड डे मील, ठीक है, मध्याह्न भोजन, आप लोगों को पता भी होगा। तो मिड डे मील को बहुत बड़ा, उससे जो है ना कहीं समानता जो है, कहीं ना कहीं समानता को बढ़ावा मिल रहा है। मिड डे मील में क्या होता है ना कि बच्चे, देखिए अब सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, मतलब उसमें एससी एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, वहाँ पर कोई जो है भेदभाव नहीं है, सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ठीक है,
और उसके बाद में उसमें जो महिलाएं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रसोइया, रसोइया जो होती है वो भी कहीं दलित वर्ग का ही खाना बनाने वाली होती है। फिर भी वहाँ पर भी हम लोग साथ में सभी लोग, वहाँ पर कोई नहीं देखता है, कोई बच्चे नहीं देखते हैं कि हाँ कौन खाना बना रहा है या किसके साथ हम बैठ कर खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो आपके पापा मम्मी ये सब चीज़ें अवधारणा आपके दिमाग में डालने लगते हैं कि उसके साथ नहीं खाना है, उसके साथ नहीं खाना है। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर 8-10 साल के रहते हैं, ना समझ रहते हैं, तो आपको ये सब बातें दिमाग में आती है कि हमको मुस्लिम के साथ नहीं खाना है, हमको SC ST वर्ग के साथ नहीं खाना है, ये दलित है इससे हमको नहीं बोलना है। ऐसा आता है आपके दिमाग में? नहीं आता है ना। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, सरकार इस पर पहल भी कर रही है और यही लोकतांत्रिक सिद्धांत है कि हमको सबको समान मानना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारा ये है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर्वांगीण विकास का सिद्धांत का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑल ओवर डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात हो रही है। देखिए इसमें कह रहा है कि बालकों में सभी पक्षों को, मतलब सभी पक्ष का मतलब कौन कौन पक्ष, सामाजिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, चारित्रिक पक्ष हो, खेल हो, नेतृत्व हो। मतलब सामाजिक मतलब सोशल की बात करता हो, कल्चर की बात करता हो, कैरेक्टर की बात करता हो, प्ले की बात करता हो, ठीक है, लीडरशिप की बात करता है, नेतृत्वकर्ता की बात करता हो। तो ये सारे चीजें मतलब कि बालकों में उसके सभी पक्ष का मतलब सोशल, कल्चरल, कैरेक्टर, सभी चीजें, ठीक है, सबको लेकर के यहाँ पर करा कि विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट में ये बात कहा ही गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि उसका सभी तरह से डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना चहुमुखी विकास, मतलब कि हर एक तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक शिक्षक हैं तो आपको समझना है ना कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा, उसका सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, चारित्रिक विकास कैसे होगा, खेल में उसका कैसे विकास होगा, लीडरशिप, नेतृत्व करता हुआ कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपके कर्तव्य के ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये यहाँ पर सर्वांगीण विकास का सिद्धांत का मतलब ये हुआ ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा सर्वांगीण विकास के बाद में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता एक्चुअल में होता क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो होता है उसमें हम लोग यह कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, अर्थात दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमने आपको यह बताया था कि यह व्यक्ति अगर एक ही माँ बाप के दो संतान है, ठीक है, जुड़वा है दोनों, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन दोनों में भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। अर्थात ये अगर लंबा होगा तो ये कहीं छोटा हो सकता है, ये मोटा हो सकता है तो ये पतला हो सकता है, ये काला हो सकता है तो ये गोरा हो सकता है, ठीक है। इसका जो है बोलने का तरीका कुछ अलग हो सकता है तो इसका बोलने का तरीका कुछ अलग, कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाएगी। मतलब एक समान रहने का कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता यही कहता है दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। सचिन तेंदुलकर एक है तो पूरे दुनिया में एक ही है, सौरभ गांगुली एक है तो पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक है तो पूरे दुनिया में एक ही है, और आप भी पूरे दुनिया में एक ही है। आपका फिंगरप्रिंट किसी और से नहीं मिल सकता है। ये बहुत बड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी का उदाहरण है, ठीक है ना। इसीलिए आप अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को समझकर बहुत बड़ा एक मोटिवेशन आता है कि मेरे जैसा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत को जो है ये करता है। चलिए उसके बाद में अब आते हैं हम लोग, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत में आप लोग एक बात और समझिएगा कि इसमें वही जो बताए ना कि आपको मान लीजिए समाज में कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई किसी का आँख कोई से, किसी को बोलने का तरीका अलग है, अलग अलग तरह से है ना भिन्नताएं लेकिन पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सबके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उसको बताना है, पढ़ाना है, शिक्षा देना है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा कान से कम सुनता होगा, कोई आंख से कम दिखता होगा, तो क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो आपको सबको साथ में लेकर चलना है कि जो कान से कम सुनता है उसको थोड़ा सा हम रिपीट कर दे, जो आंख से कम दिखता है उसको हम लोग आगे बैठाएं, बेंच सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठाएं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको साथ में लेकर चलना है। और एक शिक्षक का यह परम कर्तव्य बनता है कि हमेशा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुपालन करते हुए बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या होता है कि इस शिक्षण सिद्धांत द्वारा छात्रों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्रिया को कराने में छात्र के हाथ पैर व मस्तिष्क व क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थात छात्र एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को एक से अधिक कर्मेंद्रियों का प्रयोग कर होने से छात्र द्वारा किया गया अधिगम बहुत प्रभावी एवं दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी मतलब आप जितना ज़्यादा बच्चों को क्रिया कराएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चों को क्रिया कराएंगे उसका ज्ञानेंद्रिय उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा, कर्मेंद्रिय उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा, तो बच्चे खूब अच्छे से सीख पाएंगे। मतलब लर्निंग जो होगा ना, अधिगम जो होगा ना, वो काफ़ी प्रभावी होगा, मतलब वेरी इफेक्टेड होगा, है ना। अधिगम बहुत ही प्रभावी हो जाएगा, वेरी इफेक्टेड होगा। इसीलिए बच्चों को क्रियाशीलता का सिद्धांत देना बहुत आवश्यक है ना। अर्थात हम लोग कहते हैं ना कि करके सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है। मतलब कि अगर हम लोग बच्चों को कोई भी काम, कोई भी अगर चीज़ को हमको सिखाना है तो बच्चों को खुद से करने के लिए दीजिए, और वो करके जो सीखेंगे ना वो सबसे बेस्ट सीखेंगे, सबसे अच्छा सीखेंगे और सबसे बेहतर सीख पाएंगे। वही क्रियाशीलता के सिद्धांत को प्रमोट करता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात बच्चे करके जब सीखेंगे तो खूब अच्छा सीखेंगे और उनका जो अधिगम होगा ना वो काफ़ी वेरी अफेक्टेड होगा, लर्निंग जो होगा वेरी अफेक्टेड होगा और दीर्घ होगा, बहुत ही डीपली नॉलेज उसके पास में होगा जब हम बच्चों को करके सीखने पर बल देंगे। एक्चुअल में क्रियाशीलता वही है, करके सीखने पर बल देना ही क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि बच्चे खुद से उस चीज़ को अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने मस्तिष्क से उस चीज़ को करे और तब उसको जो है सीखे, तब उसको लर्न करे। यही हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आपको सिर्फ सुनना है, फिर सिर्फ समझना, लिखना उखना कुछ नहीं है। आपको जो है ना टेंशन नहीं लेना कि हाँ लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, याद भी नहीं करना है, रटना भी नहीं है। बस आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए, आप समझ बनाइए। शिक्षण एक ऐसा विषय होता है जिसमें समझ बनानी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं, हम आपको ना ये चीज़ें विश्वास दिलाते हैं कि जो भी एसटीईटी एग्जाम में जो आपको जो है ना पेडागोजी पूछा जाएगा ना, जो शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा, शिक्षण कला ना, वो कहीं से आपका छूट नहीं पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना विश्वास आप रखिए, ठीक है। इतना मजबूत हम करा देंगे ना आपको, वीडियोज़ बना करके देखकर, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो लोग ग्रामीण वर्ग से हैं, बस हमारा ये मेहनत करने का जो है एक ही मेरा मकसद है कि आप शहर में है तो ठीक है, ग्रामीण एरिया से जो बच्चे हैं, जो जिनके पास में थोड़ी सी सुविधाएं कम है, ऑफलाइन क्लासेज करने की उनके पास व्यवस्था नहीं है, थोड़े से पैसे का अभाव, उनके पास हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको सहायता मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।